So today's topic is ethical issues in psychological research. तो as I was telling you guys कि साइकोलॉजी में जितनी भी रिसर्च होती हैं वो ह्यूमन और एनिमल्स पे होती हैं बिकॉज वी आर स्टडिंग ह्यूमन एंड एनिमल माइंड एंड बिहेवियर, बट मोस्ट ऑफ द रिसर्चेज जो साइकोलॉजी में होती हैं वो ह्यूमन्स पे कंडक्ट की जाती हैं और एनिमल्स पे भी होती हैं बिकॉज हम उनका बिहेवियर जानने की कोशिश कर रहे हैं और उनको उनके बिहेवियर को समझ के हम वो ह्यूमंस पे अप्लाई कर सकते हैं. ओके, सो अगर हम रिसर्च कर रहे हैं तो इट बिकेम्स इम्पॉर्टेंट कि हमको कुछ एथिकल गाइडलाइंस भी फॉलो करनी हैं और ये जो गाइडलाइंस हैं वो हमको किसने दी हैं? अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने. ओके, सो अब पहले हम एथिकल इश्यूज को डिस्कस करें उससे पहले हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स को डिस्कस करेंगे कि ये एक्सपेरिमेंट्स हुए उसी की वजह से जो एथिक्स है रिसर्च में उसके ऊपर क्वेश्चंस जो है वो रेज होने लगे. सो एक रिसर्च हुई थी जॉन वॉटसन पे. आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी थी ये रिसर्च, आप लोगों ने पढ़ी होगी. जॉन वॉटसन ने ये रिसर्च करी थी जो कि एक साइंटिस्ट थे. ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, एक छोटा बच्चा था लिटिल एल्बर्ट जिसको हम कहते हैं. लिटिल एल्बर्ट के नाम से इनका एक्सपेरिमेंट जो है वो काफ़ी फेमस है. आई एम नॉट गोइंग विद द पैराग्राफ, मैं इसको आपको खुद ही बताती हूँ कि हुआ क्या था वहाँ पे. अब उस एल्बर्ट को क्या किया था, पहले तो एक वाइट रैट शो किया. ठीक है, अब उसने वाइट रैट को देख के कुछ भी उसका कुछ ऐसा कुछ खास रिएक्शन नहीं आया था, उसका कोई भी नेगेटिव रिएक्शन नहीं आया था. नॉर्मली ही वाज बिहेविंग. ओके, फिर उसके बाद क्या किया उन्होंने कि जब वाइट रैट को लेके आए उसके साथ साथ बहुत से लोग जो खड़े थे बैकग्राउंड में वो शोर मचाने लगे, डरने लगे. तो उस बच्चे के दिमाग में, उस एल्बर्ट के दिमाग में क्या आया कि इसका मतलब ये कोई खतरनाक चीज़ है, ये वाइट रैट जो है कोई खतरनाक चीज़ है, मुझे इसको देख के डरना है. ओके, तो ये रिसर्च हुई. तो ये इन्होंने क्या किया, इस चीज़ को कंडीशन करा के और उसको वो चीज़ ये रिस्पॉन्स है वो उसको लर्न करा दिया. तो अब इसके कुछ नेगेटिव आउटकम्स आए कि जब वो जैसे जैसे बड़ा हुआ तो वो हर वाइट फर वाली चीज़ से डरने लगा आगे जाके. तो वो क्या हुआ कि वो आगे तक उसके अंदर वो एक फेयर जो था वो बस गया. तो ये नेगेटिव एक आउटकम आया इस रिसर्च का. तो इसी इन्हीं कुछ रिसर्चेस की वजह से एथिकल इश्यूज उठे कि नहीं, आपको कुछ एथिकल गाइडलाइंस को फॉलो करना है अगर आप रिसर्च कर रहे हो. ओके, ऐसे ही एक और रिसर्च है जिम्बार्डो. इसके ऊपर पूरी वीडियोस हैं यूट्यूब पे अवेलेबल, मैं आप लोगों को लिंक सेंड कर दूंगी उसका. ओके, नाउ ऐसे ही इस पे दो तीन जो इश्यूज हैं वो दो तीन जो एक्सपेरिमेंट्स हुए फिर उसके ऊपर जो इश्यूज थे वो सारे इसमें मेंशन्ड हैं, आप लोग एक बार पढ़ लेना. ठीक है, देन अब हम लोग आते हैं डायरेक्टली मेन पार्ट पे. फिर जो इसके बाद जो कुछ रिसर्च हुई जहाँ पर कुछ एथिकल इश्यूज उठे, तो फिर उसके बाद एक बेलमोंट रिपोर्ट बनी जिसको प्रेजेंट किया था यूएस डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड वेलफेयर ने. कब? 1979 में, जहाँ पे उन्होंने तीन एथिकल प्रिंसिपल्स के बारे में बात करी. एक तो ये कि रिस्पेक्ट फॉर पर्सन्स, क्योंकि एक बार क्या हुआ था जो जिम्बार्डो वाली जो अभी एक्सपेरिमेंट जो हुआ था वहाँ पे क्या हुआ था, वहाँ पे लोग को रिस्पेक्ट नहीं मिली और बहुत सारी चीज़ें हुई थी, आप लोग देखना वो वीडियो में. तो उसके बाद ये ये तीन चीज़ें, तीन प्रिंसिपल्स जो हैं वो हाईलाइट किए गए कि एक तो रिस्पेक्ट फॉर पर्सन्स होना चाहिए और बेनिफिसेंस होना चाहिए कि बेनिफिट को हमको मैक्सिमाइज करना है और हार्म और जो रिस्क है एसोसिएटेड विद द रिसर्च उसको हमको मिनिमाइज करना है. किसी भी रिसर्च में बेनिफिट्स जो है हाई होना चाहिए और रिस्क जो है वो लो होना चाहिए. ओके, और जस्टिस होनी चाहिए कि जिनके ऊपर रिसर्च हो रही है तो उसको भी कुछ उसको बेनिफिट्स मिले रिसर्च के और आम पब्लिक को भी उस रिसर्च के बेनिफिट्स मिले. ओके, और ऐसा नहीं है कि आप गरीब लोगों के ऊपर रिसर्च कर रहे हो, है ना, और उनको आप कुछ हेल्प भी नहीं कर रहे हो, उसका कुछ बेनिफिट भी उनको नहीं मिल रहा, वो बेचारे रिस्क भी फेस कर रहे हैं. तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए सबके साथ. ओके, so these ethical principles
were later stated as regulation by Department of Health and Human Service and the Food and Drug Administration. In 1991 they were adopted by the Federal Policy of the Protection of Human Subjects. तो ये लोगों ने फिर ये सारे गाइडलाइंस को क्या किया, एक्सेप्ट किया, ओके, अडॉप्ट किया उसको. नाउ एथिक्स जो है वो रेलेवेंट होते हैं हर स्टेज में. जो भी रिसर्च है उसकी हर एक स्टेज में एथिक्स जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट एक रोल प्ले करते हैं. अब देखो यहाँ से आप लोग समझना, अगर रिस्क हाई है और बेनिफिट लो है तो उसका फिर रिसर्च करने का कोई मतलब नहीं है. आप लोग इसको ध्यान से समझना. रिस्क अगर हाई है और बेनिफिट, जिसको मैं बी से डिनोट कर रही हूँ, वो अगर लो है, देन देर इज नो पॉइंट फॉर कैरिंग आउट अ रिसर्च. ठीक है, नहीं होगी रिसर्च. अगर रिस्क जो है वो हाई है, ओके, इफ द बेनिफिट्स आर हाई एंड रिस्क आर लो, then provided by the minimal risk is taken care and the research can be initiated. यहाँ पर क्या है, रिस्क जो है, सॉरी यहाँ पर मैं गलत मैंने लिख दिया, सो सॉरी गाइस. हाँ, रिस्क लो है बट बेनिफिट्स जो है वो हाई है. तो यहाँ पे ये जो रिस्क जो है उसको हम उसको मिनिमल रिस्क करके, और जो मिनिमल रिस्क है उनकी केयर करके हम जो रिसर्च है उसको इनिशिएट करा सकते हैं. ओके, देन अगर रिस्क भी लो है और बेनिफिट भी लो है तब भी कोई फायदा नहीं है रिसर्च करने का. ओके, मेन क्या होना चाहिए, रिस्क लो होना चाहिए, बेनिफिट हाई होना चाहिए. ओके, और अगर रिस्क भी हाई है और बेनिफिट भी हाई है तो फिर हमें उसके ऊपर सोचना पड़ेगा कि हमें ये रिसर्च करनी चाहिए या नहीं. फिर उसके ऊपर उसको उसका डिसीजन लेना काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हमें ये रिसर्च कंडक्ट करनी चाहिए या नहीं. क्योंकि कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं, कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पर रिस्क भी हाई रहता है बट बेनिफिट भी बहुत हाई रहता है, बट वहाँ ज़रूरी ही होता है रिसर्च करना. तो ऐसे केसेस में रिसर्च कंडक्ट करनी पड़ती हैं. ओके, हाँ, बहुत सारी रिसर्चेस हुई हैं. जैसे कि अभी कोविड वैक्सीन थी, ठीक है, तो वहाँ पे रिस्क भी हाई था कि अगर कोविड की वैक्सीन अगर लोगों को लगा दी और अगर उसका कुछ नुकसान अगर हो गया तो रिस्क भी हाई था. पहले उसके ऊपर रिसर्च हुई होगी, पहले कुछ लोगों को, कुछ एनिमल्स को वो इंजेक्शन दिया होगा कोविड वैक्सीन का, है ना. तो वो रिस्क भी हाई था ना वहाँ पे कि अगर ये कुछ रिएक्शन हो गया, मर गए लोग तो क्या. बट बेनिफिट भी उसके हाई थे कि अगर ये वैक्सीन सक्सेसफुल हो गई तो हम कोविड से, कोरोना से बच सकते हैं, है ना. तो ऐसी रिसर्चेस होती रहती हैं. ओके, then further in few psychological researches deception is also used. अब deception क्या होता है, deception एक तरीके से क्या है, आप धोखा दे रहे हो जिनके साथ आप रिसर्च कर रहे हो, जो पार्टिसिपेंट्स हैं आप उनको बेसिकली धोखा दे रहे हो. धोखा इन द सेंस, ये डिसेप्शन वर्ड हम यूज़ करते हैं, बट इसमें होता क्या है कि हम कुछ इन्फॉर्मेशन को अपने तक ही रखते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन नहीं बताते हैं पार्टिसिपेंट्स को. क्योंकि अगर हमने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी तो जाहिर है कि जो पार्टिसिपेंट है वो बैक ऑफ कर सकता है. तो इसीलिए डिसेप्शन कहीं कहीं पर करना पड़ता है, बट इसको अवॉइड करना चाहिए. बट हर केस में ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हम डिसेप्शन को अवॉइड कर लें. So using deception could also raise certain ethical issues as the participant may not be pleased as they come to know about the actual objective of the research and may in fact resent for participating in research and may avoid participating in any research in future. देखो जैसे मैंने बताया ना कि अगर उसको सारी बात अगर मैंने बता दी कि क्या ऑब्जेक्टिव है मेरा, क्या पर्पस है रिसर्च करने का, तो वो बोलेगा कि नहीं मुझे तो करना ही नहीं है, और फिर आगे इन फ्यूचर वो किसी भी रिसर्च में पार्ट भी नहीं लेगा, है ना. Then further deception may lead to the participants being subjected to stress and anxiety. If deception cannot be totally avoided, then it should be ensured that the participant do not face any serious risk.
कि अगर चलो आप डिसेप्शन यूज़ कर भी रहे हो, क्योंकि यहाँ पर ही लिखा हुआ है कि हर जगह पे पॉसिबल नहीं होता है कि हम सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दें पार्टिसिपेंट्स में, तो हमें क्या करना है कि फिर अगर ठीक है आप डिसेप्शन यूज़ कर भी रहे हो तो फिर हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि पार्टिसिपेंट्स को मिनिमल रिस्क हो। ओके और थोड़ा सा हमको डीब्रीफ भी करना चाहिए रिसर्च से पहले, थोड़ा सा कुछ बता देना चाहिए कि हाँ देखो इस तरीके की रिसर्च है और हम इसीलिए इसको कंडक्ट करा रहे हैं। भले ही आप उनको पूरा सब कुछ नहीं बताओ, पूरा ऑब्जेक्टिव नहीं बताओ, पर हाँ कुछ बता देना चाहिए। ठीक है, नाउ अब ये मेन पॉइंट जो है, मेन पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। There are certain significant ethical issues that need to be considered before research is carried out. तो ये क्या है, beneficence and non-maleficence. सो बेनिफिसेंस का मतलब क्या है कि बेनिफिट्स होने चाहिए, बेनिफिट्स मिलना चाहिए पार्टिसिपेंट्स को, और नॉन मेलिफिसेंस का मतलब क्या है कि कोई भी हमको हार्म नहीं पहुंचाना है अपने पार्टिसिपेंट्स को। ठीक है, और अगर कोई भी रिस्क है आपकी रिसर्च में, रिसर्च के दौरान अगर कोई भी रिस्क अगर आपने आइडेंटिफाई किया है तो वो हमको एलिमिनेट करना चाहिए, और उससे जो रिस्क हो रहा है, जो हार्म हो रहा है, हमको उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करनी चाहिए। और उसके बाद अगर आप लोगों को लग रहा है कि रिस्क है तो आपको पार्टिसिपेंट्स को बता देना भी चाहिए, उनको इन्फॉर्म कर देना चाहिए और उनका कंसेंट लेना चाहिए। कंसेंट लेने का मतलब क्या है, आपको उनकी रजामंदी लेनी है कि देखो हम लोग ऐसा कुछ करने वाले हैं, इसमें रिस्क भी इन्वॉल्व है, तो क्या आप लोग स्टिल आप लोग इस रिसर्च का पार्ट बनना चाहते हो या नहीं। ओके, देन प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। अब इसमें क्या है कि आपको एक तो प्राइवेसी मेंटेन करनी है। ठीक है, जो भी रिसर्च है, जो रिसर्च हो रही है, उसके जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी आइडेंटिटी आपको रिवील नहीं करनी है। ओके, इसीलिए प्राइवेसी जो है एक इम्पॉर्टेंट एथिकल इशू है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें ही लिखा हुआ है कि अगर एक एम्प्लॉय है, उसने किसी ऑर्गेनाइजेशन का एक एम्प्लॉय है, उसने किसी रिसर्च में पार्टिसिपेट किया, तो अब वो क्या बोल रहा है कि आप मेरी आइडेंटिटी नहीं बताओगे किसी को भी कि मैंने क्या क्या मैंने रिसर्च में पार्ट लिया। ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होता है, where information and details regarding the participant are not shared but the research by the researcher with others. One way in which privacy and confidentiality can be assured is by using codes instead of the names of the participants. अब आप लोग क्या करोगे कि वही सेम चीज़ है कि इंफॉर्मेशन और डिटेल्स जो भी हैं वो सब कुछ भी किसी को भी शेयर नहीं करनी है। ओके, और इसके आप किसी का जैसे नाम यूज़ नहीं करो, कोड्स बना लो 1 2 3 ABC, है ना, इस तरीके से आप लोग रिसर्च कंडक्ट कर सकते हो कि A का रिजल्ट इतना आया, B का रिजल्ट ऐसा आया, इस तरीके से। ओके, देन अनोनिमिटी में क्या होता है कि पार्टिसिपेंट की आइडेंटिटी तो हम लोग शेयर नहीं करेंगे, बट जो रिजल्ट आया है ना, जो इन्फॉर्मेशन जो नॉट बेसिकली इन्फॉर्मेशन, जो भी उसका रिजल्ट है, जो डिटेल्स हैं परफॉर्मेंस की, वो हम शेयर कर सकते हैं, बट आइडेंटिटी शेयर नहीं करेंगे। ओके, देन नेक्स्ट थिंग इज इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट, कि आपने बता दिया कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है रिसर्च का, और फिर उसके बाद सारी डिटेल्स आपने बता दी रिसर्च की, फिर उसके बाद आप पार्टिसिपेंट से एक कॉन्सेंट लोगे कि आप लोग इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो या नहीं। The knowing consent of individual to participate as an exercise of their choice, free from any elements of fraud, deceit, duress और similar unfair inducement और manipulation। अब क्योंकि आपने ऑलरेडी सब कुछ खुद से ही बता दिया है, तो इन सारी चीज़ों का कुछ मतलब फिर आप लोगों के ऊपर कोई ऐसा केस नहीं बन सकता है कि आपने कोई फ्रॉड किया है उनके साथ। ओके, An informed consent needs to provide details about the research, including the duration, procedure, benefits and risk और incentives. ये सारी चीज़ें हमको बतानी है कि ये आपकी रिसर्च में होने वाला है। ओके, और हमको ये भी बताना है कि कितने तरीके से, किस तरीके से रिस्क हो सकता है। अगर आप लोग अभी भी बैक ऑफ करना चाहें तो बैक ऑफ कर सकते हैं। ओके, तो ये 4 पॉइंट्स हैं, बेनिफिसेंस एंड नॉन मेलिफिसेंस, प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, anonymity and informed consent. Okay.